नाउ स्टडिंग अबाउट द एडवांस लाइफ सपोर्ट। सो एडवांस लाइफ सपोर्ट में सबसे पहले जो आता है ALS इंक्लूड दी सर्कुलेशन बाय कार्डियक मसाज, देन एयरवे मैनेजमेंट बाय द इक्विपमेंट, ब्रीदिंग बाय द एडवांस टेक्निक, डिफिब्रिलेशन बाय द मैनुअल फिब्रिलेटर एंड द ड्रग्स। सो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट देते हैं पेशेंट को। सो इस डायग्राम को आप लोग देखेंगे, इट इज़ अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। सो कार्डियक अरेस्ट या अरिथमिया जब भी होता है पेशेंट को, सो आपका यहाँ पर एक चेन दिया हुआ है, दैट इज स्टार्ट CPR गिव ऑक्सीजन। ये आपका ALS का आपका साइकिल है। सो स्टार्ट CPR गिव ऑक्सीजन एंड अटैच मॉनिटर एंड डिफिब्रिलेटर। नाउ फर्स्ट आप यहाँ पे दिया है कंटिन्यू CPR देते रहना है, मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ CPR एंड कंटिन्यू द CPR एंड चेक द रिदम। ठीक है, IV फ्लूइड स्टार्ट करना है, शॉक को मॉनिटर करना है एंड आपका पर्सन को ड्रग स्टार्ट करना है, दैट इज़ इपिनेफ्रिन एवरी 3 to 5 मिनट, एम्लोडोपिन। और रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फेलियर या वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, उस चीज़ को आपको कार्डियक मॉनिटर से वॉच करना है। नाउ कंसिडर करना है एडवांस्ड एयरवे, है ना, आपका एयरवे पेटेंट होना चाहिए। और ट्रीट रिवर्सिबल कॉजेज़, अगर कोई कॉज ऐसा है जो रिवर्स हो सकता है, उस कॉज को इमीडिएटली हमको क्या करना है, ट्रीट करना है। सो एडवांस लाइफ सपोर्ट में आपको इमीडिएटली आपने देखा अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सो यू शाउट फॉर हेल्प। सबसे पहले आप शाउट करेंगे और एक्टिवेट करेंगे इमीडिएटली आपका इमरजेंसी रिस्पांस, जिसका ये छोटा सा आपका साइकिल दिया हुआ है। इसके थ्रू आप CPR कंटिन्यू करते हुए आपका एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं ना। इसमें भी आएगा फर्स्ट आपका चेस्ट कंप्रेशन जो हमने पहले पढ़ा। ठीक है, नाउ एडवांस टेक्निक फॉर दी एयरवे पेटेंसी। सो B है आपका एयरवे पेटेंसी का जो एडवांस्ड टेक्निक है। माउथ टू माउथ तो अब हम नहीं देंगे क्योंकि हम एडवांस लाइफ सेटिंग में हैं। सो फेस मास्क आर देयर, है ना, सो फेस मास्क है। नाउ ओरोफेरेंजियल एयरवे है, एयरवे को पेटेंट करने के लिए। नाउ नेसोफेरेंजियल एयरवेज आर देयर, है ना। नेक्स्ट इज़ द लैरिंजियल मास्क है जो लैरिंग्स में ऊपर कवर करता है। ठीक है, देख रहे हैं डायग्राम में कैसे उसको कवर किया हुआ है। सो इसके थ्रू पर्सन को हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। नाउ एंडोट्रिकियल ट्यूब्स आर देयर फॉर एंडोट्रिकियल इंट्यूबेशन, है ना। नाउ कॉम्बी ट्यूब, सो कॉम्बी ट्यूब देखिए आपका, इस डायग्राम को देखिए, कॉम्बी ट्यूब है यहाँ पर, जिसमें आपका पर्सन के में आपका 2-3 एयरवे वेंट दिया हुआ है, जिसके थ्रू एक के थ्रू तो आप क्या करेंगे, अम्बो कनेक्ट करेंगे, एक के थ्रू आपका बलून इन्फ्लेट कर सकते हैं अंदर में। सो ये कॉम्बी ट्यूब है जिसके थ्रू आपका पर्सन को आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली वेंटिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बो बैग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ द इट इज़ अ प्रोसीजर दैट इज़ सर्जिकल एयरवे क्रिएट करते हैं, दैट इज़ द क्रिकोथायरॉइडेक्टोमी और ट्रैकेस्टोमी एक प्रोसीजर होता है। सो सर्जिकली हम लोग क्या करते हैं, जब अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, सो क्रिकॉइड जो कार्टिलेज है थायराइड आपका जो लैरिंग्स का, वहाँ पर हम लोग एक सर्जिकल ओपनिंग बनाते हैं और वहाँ उसके थ्रू फिर एयरवे को ओपन करते हैं। ठीक है, ये आपका अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के समय करेंगे। अदरवाइज एंडोट्रिकियल ट्यूब जो है ओरल कैविटी से इंसर्ट करते हैं। नाउ सेकेंड इज़ द ट्रैकेस्टोमी, इट इज़ ऑल्सो अ सर्जिकल ओपनिंग। सो ट्रैकिया में क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग बनाते हैं और उसके थ्रू फिर एयरवे जो है वो ओपन करते हैं, बिकॉज आपका अपर एयरवे तब क्या हो गया रहता है, कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो गया रहता है उस कंडीशन में। नाउ यू हैव टू स्टार्ट दी ब्रीदिंग, है ना। सो ब्रीदिंग के लिए है आपका एम्बो बैग और आपका मास्क लगा हुआ है और आपको पेशेंट को एम्बो क्या करना है, स्टार्ट करना है। चेस्ट कंप्रेशन के साथ एम्बो क्या करना है आपको, एम्बो बैग के थ्रू ब्रीदिंग जो है वो कंटिन्यू करना है। So expired air contains 60% oxygen, so supplemental 100% O2 should be used as soon as possible, है ना। Successful breathing is achieved by delivery of a tidal volume of 800 to 1200 ml in adult at a rate of 10 to 12 breaths per minute in the adult. So अम्बो के थ्रू जब हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को एयर देते हैं, सो इसमें आपका ऑक्सीजन जो है, सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन अटैच करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। और आपका अम्बो के थ्रू जब हम लोग उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं, दैट इज़ 800 to 1200 ml टाइडल वॉल्यूम आपका अंदर जाता है और आपका रेट जो होता है 10 to 12 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है 500 ml है, बट बिकॉज अभी नीडेड ज़्यादा है, सो अम्बो के थ्रू आप इतना अमाउंट ऑफ जो वॉल्यूम है वो एयर का इंसर्ट कर सकते हो। नाउ एडवांस टेक्निक इंक्लूड्स आपका सेल्फ इन्फ्लेटिंग रिसक्सिटेशन बैग है, दैट इज़ द एम्बो बैग जो मैंने दिखाया अभी आप लोगों को। नाउ मैकेनिकल वेंटिलेटर इन दी ऑपरेशन रूम और इन दी ICUs। सो आपका मैकेनिकल वेंटिलेटर्स होते हैं। सो एम्बो बहुत देर तक हम नहीं कर सकते, सो पेशेंट को वेंटिलेटर पे हम लोग फिर क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। सो
आपका यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, जब एक्सपायर्ड जो एयर होता है, एक्सपायर्ड जो हमने माउथ से एक्सपायर किया, उसमें आपका 16% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एम्बो बैग के थ्रू जब आप देते हैं, सो वो रूम एयर होता है, दैट इज़ 21% जो क्या जाता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन जाता है। नाउ एम्बो बैग को ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट कर दिया है तो 45% ऑक्सीजन जाता है। नाउ एम्बो बैग प्लस ऑक्सीजन और रिजर्वायर बैग भी है साथ में, सो 85% तक ऑक्सीजन जो है एक बार में, एक ब्लो में क्या होता है, पर्सन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में अंदर एंटर करता है। Now next is the third one is the defibrillation. So defibrillation consists of the delivery of therapeutic doses of electrical energy to the affected heart with the device called a defibrillator. So defibrillation एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग थेरेपेटिक डोज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करते हैं, पेशेंट के हार्ट पे डिलीवर करते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, जो मशीन यूज़ किया जाता है, यहाँ डायग्राम में देखिए, द मशीन इज़ नोन एज दी डिफिब्रिलेटर। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और आपके एंटीरियर चेस्ट में पर्सन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिकल शॉक जो है वो एनर्जी डिलीवर किया जाता है। In cardiac arrest, the associated heart rhythm can be categorized into two groups. आपका cardiac arrest में जो associated heart rhythms है उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला है आपका शॉकेबल रिदम, दैट इज़ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। एंड आपका नॉन शॉकेबल जो रिदम है दैट इज़ दी एसिस्टोल है, जिसमें आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो क्या नहीं कर पाता है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। सो इन कंडीशन में आपका डिफिब्रिलेशन आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ दीज टू ग्रुप्स ऑफ अरिथमियास इज़ द नीड ऑफ डिफिब्रिलेशन इन पेशेंट विद द वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सो बेसिक डिफरेंस जो ट्रीटमेंट में है ये दो ग्रुप के पेशेंट में है, ये इट इज़ काइंड ऑफ अरिथमिया। सो आपको डिफिब्रिलेट करना ही पड़ता है इस कैटेगरी के पेशेंट को, ठीक है। सो दिस इज़ द कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम है ना, कब CPR स्टार्ट करना है और कब नहीं करना है। सो विद द मेडिकेशन हमने एक चेन देखा था स्टार्टिंग में, एंड दिस इज़ ऑल्सो द आपका एल्गोरिदम है, कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिदम। नाउ नेक्स्ट इज़ द डिफिब्रिलेशन। सो पोजिशन द पैडल्स। सो पैडल्स को आपको पोजिशन करना है। वन पैडल इज़ प्लेस्ड इन द राइट इंफ्रा क्लेविकुलर रीजन। इंफ्रा क्लेविकुलर समझ में आ रहा है, क्लेविकल के जस्ट नीचे। वाइल द अदर इज़ प्लेस्ड इन द लेफ्ट 5th 6th इंटरकॉस्टल स्पेस एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। सो यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में उसका पोजीशन, ठीक है ना। Alternative anterior posterior position. So one paddle is placed on the left infrascapular region while the other is placed in the left 5th 6th intercostal space anterior axillary line. So आपका anterior posterior position है ये, जिसमें एक जो है लेफ्ट इंफ्रास्कैपुलर रीजन में रहता है और दूसरा जो रहता है दैट इज़ दी एंटीरियर में इंफ्रास्कैपुलर रीजन में, और जो पोस्टीरियर वाला जो है दैट इज़ आपका इंफ्रा स्कैपुलर रीजन में है, जो पोस्टीरियर डायग्राम है स्कैपुला के जस्ट नीचे है, और जो एंटीरियर है वो अगेन वहीं पर है आपका 5th 6th इंटरकॉस्टल स्पेस में एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में। एक्शन कम्प्लीटली डिपोलराइज ऑल मायोकार्डियल सेल्स, सो SA नोड कैन री एस्टैब्लिश एज पेस मेकर। सो आपका जो हम जब शॉक देते हैं तो पर्सन का डीपोलराइज होता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन आपको अच्छे से पता है, आपने पढ़ा हुआ है। सो डीपोलराइज होता है मायोकार्डियल सेल और SA नोड फिर अगेन एज अ पेस मेकर फिर क्या करने लगता है, स्टार्ट करता है अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स डिलीवर करना। जो वोल्टेज यूज़ होता है आपका डिफिब्रिलेशन में ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दैट इज़ हाई फ्रॉम 150 जूल टू 360 जूल। ये बाईफेसिक होता है एंड 360 जूल मोनोफेसिक होता है, ठीक है। सो बाईफेसिक में क्या होता है, एग्जैक्टली मोनोफेसिक में क्या होता है, एक जो पैडल है उससे दूसरे पैडल में क्या होता है आपका ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बट जो बाईफेसिक होता है उसमें एक पैडल से दूसरे पैडल में जाता है और दूसरे पैडल से वापस पहले वाले पैडल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है। सो ये आपका इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डिस्चार्ज है 150 जूल टू 360 जूल बाईफेसिक में देते हैं, और 360 जूल जो होता है वो मोनोफेसिक में हम लोग देते हैं, ठीक है ना। ड्रग्स जो है यूज़ किया जाता है दैट इज़ इन दी CPR। सो डोजेस मैं नहीं बताऊंगी, बस नाम बता दे रही हूँ। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द एड्रेनालिन, है ना, इसका डोज दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, और आपका कब देना है, कब रिपीट करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट ड्रग इज़ द एड्रेनालिन, ओके। इट इज़ अ वैसोप्रेसर इफेक्ट, BP को बढ़ाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ द अमियोडेरोन जो है एग्जैक्टली शॉकेबल रिदम को ट्रीट करता है ये, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो डोज यहाँ पे दिया हुआ है 300 mg IV बोलस
ना नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन। सो वेसोप्रेसिन जो है वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है जिससे बीपी बढ़ेगा, दैट इज़ 40 इंटरनेशनल सिंगल डोज एक बार देना है। मैग्नीशियम देना है ना। मैग्नीशियम जो रहता है वो इसलिए देना है कि बिकॉज जो मैग्नीशियम है वो सोडियम और पोटेशियम का आयन का जो मूवमेंट्स है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होने में सोडियम पोटेशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो मैग्नीशियम जो देते हैं वो एग्जैक्टली सोडियम और पोटेशियम के आयन के मूवमेंट्स में क्या करता है, हेल्प करता है ना। सो ये मेडिसिन भी हमको देना है 2 ग्राम IV। नाउ नेक्स्ट इज़ द कैल्शियम। सो कैल्शियम इज़ एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आयन। सो 10 ml ऑफ 10% कैल्शियम क्लोराइड देना है। नॉर्मली हाइपर कैलीमिया हो गया है, कैलीमिया जब आपका हाइपोकैल्सीमिया है, अगर पर्सन को हाइपर मैग्नीसीमिया है, सो इस कंडीशन में हम लोग कैल्शियम दे करके इन सारे कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है IV फ्लूइड्स है। सो हाइपोवोलीमिया के कंडीशन में आपको नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट देना है। डेक्सट्रोज जो है वो अवॉइड करना है, ठीक है। और क्यों, विच इज़ रीडिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द इंट्रावैस्कुलर स्पेस रैपिडली एंड कॉजेस हाइपरग्लाइसीमिया विच में वर्सन न्यूरोलॉजिकल आउटकम आफ्टर दी कार्डियक अरेस्ट। सो नॉर्मल सलाइन या फिर रिंगर लैक्टेट ही हम लोग देते हैं। डेक्सट्रोज सॉल्यूशन को क्या करते हैं, हम अवॉइड करते हैं, है ना। एंड अगर डेक्सट्रोज इंडिकेटेड है सो ओनली इफ़ देयर इज़ डॉक्यूमेंटेड हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपरग्लाइसीमिया वाला पेशेंट है तो उसमें नहीं देना है। अगर पर्सन को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तभी आप क्या करेंगे, डेक्सट्रोज जो शुगर सॉल्यूशंस है वो देंगे ना। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स आर देयर। सो थ्रोम्बोलाइटिक जो फिब्रोनोलाइटिक एजेंट हैं, अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कंडीशन अराइज हुआ है सो उस कंडीशन में आप थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट पेशेंट्स को देंगे ना। सोडियम बाइकार्बोनेट। सो आपका pH जो होता है वो फॉल हो जाता है ना। सो एसिडोसिस के कंडीशन में सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करना है, हमको एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए देना है। देन अवॉइड इट्स रूटीन यूज ड्यू टू दी इट्स कॉम्प्लिकेशन। सो हमको सोडियम बाइकार्ब का जो रूटीन यूज़ है उसको आपको अवॉइड करना है बिकॉज ये इंक्रीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड का लोड को, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द टिश्यू एंड इम्पेयर्स करता है कार्डियक मायोकार्डियल मोबिलिटी को। हाइपरनेट्रीमिया है ना, सोडियम का लेवल को बढ़ा देता है। देन एड्रेनलिन वर्क बेटर इन एसिडिक मीडियम। सो एड्रेनलिन जो है वो ज़्यादा आपके एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। सो ज़्यादा हमको बाइकार्बोनेट क्या नहीं करना है, देना नहीं है, सिर्फ लिमिटेड उस आपका इमीडिएट जो इमरजेंसी मैनेजमेंट के टाइम पे हमको देना है। नाउ एट्रोपिन इज़ देयर। सो it is routine use in asystole. It is not beneficial and has become obsolete. So आपका asystole है जब ventricles properly क्या नहीं हो पा रहे हैं, contract नहीं हो पा रहे हैं, उसी समय ही क्या करना है, आपका जो एट्रोपिन मेडिकेशन है उसको आपको प्रोवाइड करना है। ना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, रिसक्सिटेशन हम कब नहीं करेंगे, है ना। सो डू नॉट रिसक्सिटेट व्हेन अ डिसीजन नॉट टू रिसक्सिटेट हैज़ बीन नोटेड इन चार्ट। दिस ऑर्डर इज ऑफन एब्रीवेटेड टू डू DNR, that is do not resuscitate, in sometimes referred to as a no code, and is now discussed with the client on the admission and is referred to as an advanced directive. So अगर पेशेंट को नीडेड नहीं है, हम उसका लाइफ सेव ही नहीं कर पा रहे हैं और उसके में चार्टिंग की हुई है कि डू नॉट रिसक्सिटेट, तभी आप पेशेंट को क्या नहीं करेंगे, रिसक्सिटेट नहीं करेंगे, CPR नहीं देंगे ना। समरी ऑफ स्टेप्स ऑफ CPR। सो कंपोनेंट है आपका रिकॉग्निशन है, आपका अनरेस्पॉन्सिवनेस, ब्रीदिंग नहीं था उसको, पल्स नहीं फील हुआ ना। CPR सीक्वेंस देना, दैट इज़ CAB रूट में चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड दी ब्रीदिंग। और कंप्रेशन रेट है आपका एटलीस्ट 100 पर मिनट होना है, ठीक है। और अगर आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं सो आपका 30 आपका चेस्ट कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग देना है, ठीक है ना। कंप्रेशन डेप्थ जो हमने पढ़ा था दैट इज़ एटलीस्ट 2 इंचेस अडल्ट में होना है ना। और आपका अबाउट 2 इंचेस डायमीटर आपका नीचे जाता है वो, है ना। और आपको नोट डाउन करना है कि वो ऊपर भी उतना एक्सपैंड होके आ जाए। चेस्ट वॉल रिकॉयल होना है कम्प्लीटली और वापस रोटेट होके जो है वापस ऊपर आना है, री एक्सपैंड भी होना है ना। आपका कंप्रेशन को इंटरप्ट नहीं करना है आपको, है ना। और अगर आप थक गए एकदम तो 10 सेकेंड रुक करके फिर से जो कंप्रेशन है वो क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है। एयरवे जो है दैट इज़ यू हैव टू मेंटेन द एयरवे बाय हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मैनेवर। और अगर पेशेंट को सस्पेक्टेड ट्रॉमा लग रहा है आपको स्पाइनल कॉर्ड में, सो यू हैव टू गिव दी जॉ थ्रश मैनेवर,
देन कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो जो है 30:2 होना है, जो मैंने पहले ही बताया। वेंटिलेशन विद एडवांस्ड एयरवे, सो ब्रीथ रिकवरी 8 to 6 सेकेंड है। एसिंक्रोनस विद द चेस्ट कंप्रेशन अबाउट 1 सेकेंड पर ब्रीथ, एंड विजिबल चेस्ट राइज आपका दिखने से आप दिखना है तो आपको कंफर्म होगा। नाउ डिफिब्रिलेशन देना है, सो मिनिमाइज इंटरप्शन इन द चेस्ट कंप्रेशन बिफोर एंड आफ्टर द शॉक, एंड रिज्यूम CPR बिगिनिंग विद द कंप्रेशन इमीडिएटली आफ्टर ईच शॉक। Now summary of the key issues and the major changes. So refinement have been made to recommendation for immediate recognition and activation of the emergency response system based on the sign of unresponsiveness, as well as initiation of CPR if the victim is unresponsive with no breathing or no normal breathing. So आपका मेन इश्यूज़ जब आएगा, जब आप कर रहे हैं और पर्सन क्या, जब आप CPR दे रहे हैं और आप पर्सन क्या नहीं कर पा रहा है, उससे रिकवर नहीं हो पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है ना, सो विक्टिम ओनली क्या कर रहा है, आपका गैस्प कर रहा है। सो ये मेजर इशू हो जाता है जब आप CPR दे रहे हो और पर्सन इज़ नॉन रेस्पॉन्सिव। सो लुक, लिसन एंड फील फॉर ब्रीदिंग हैज़ बिन रिमूव्ड फ्रॉम द एल्गोरिदम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। अभी ये जो लुक, लिसन एंड फील है, ये आपके एल्गोरिदम से हटा दिया गया है, क्योंकि लुक, लिसन एंड फील करते तक ही आपका सुन रहे हैं आप, है ना, और हम फील कर रहे हैं ब्रीदिंग आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं, इससे में आपका 4 मिनट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होकर डेथ हो जाएगा। सो इस चीज़ को आपके एल्गोरिदम से अभी हटा दिया गया है, और आपको इमीडिएटली जो CPR है वो क्या करना है, इमीडिएटली क्या करना है, हाई क्वालिटी जो CPR है वो स्टार्ट करना है। नाउ नेक्स्ट इज़ द लास्ट फेज, आपका आ जाते हैं चेन में हम लोग, दैट इज़ द पोस्ट रिसक्सिटेशन केयर। सो यू हैव टू मेंटेन द एयरवे एंड ब्रीदिंग कंटिन्यूसली, आपका एयरवे एंड ब्रीदिंग को मेंटेन करना है, सर्कुलेशन चेक करते रहना है, डिसेबिलिटी ऑप्टिमाइजिंग न्यूरोलॉजिकल रिकवरी, एंड सिडेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को अगर वेंटिलेट किया है सो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिडेशन में रखना पड़ेगा। नाउ कंट्रोल ऑफ सीज़र, पेशेंट को सीज़र नहीं आने देना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है, हाइपर परिक्सिया अगर है पेशेंट को तो ट्रीट करना है, हाइपोथर्मिया अगर है तब भी उसको ट्रीट करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को आपको नॉर्मल में रखना है। ठीक है, एंड मैनेजिंग द कार्डियक अरेस्ट टीम। During cardiac arrest, the team leader should allocate and assign the various roles and tasks to the team members. Assign one person for each of the following roles. So एक एक पर्सन को एक एक रोल हम लोग असाइन करना है। So one person should manage airway management and the ventilation, that is bag, mask and intubation. दूसरा चेस्ट कंप्रेशन देगा, तीसरा जो है IV एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, चौथा जो है डिफिब्रिलेशन देगा, शॉक देगा, और जो नेक्स्ट है एक और वो है टाइमिंग और डॉक्यूमेंटेशन को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। सो हमको जब एडवांस लाइफ सपोर्ट में हम काम कर रहे होते हैं तो हम एज अ टीम वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं। So the person responsible for the airway may take turns with the person responsible for the chest compression in order to diminish the fatigue and the exhaustion. So rescuer जो है अपने आप को एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन देने से बहुत थकान होती है, सो हमको चेंज करना है। It is also the responsibility of the team leader to use the 2-minute period of chest compression to plan task, give order and eliminate and exclude, correct the reversible causes of the cardiac arrest. So this is all about the CPR, that is the cardiopulmonary resuscitation. Thank you.